पाकिस्तान की आर्मी वहां के पॉलिटिशियंस को कठपुतलियों की तरह नचाती है और अब उनकी एक कठपुतली ने आर्मी के हाथ से डोर खींचने की कोशिश की है। फिर क्या था, शुरू हो गया एक ऐसा गंदा खेल जिसने पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी को जलते आग में झोंक दिया है। पाकिस्तानी आर्मी जो उनके देश की तकरीबन हर चीज़ कंट्रोल करती है, रिलीजन, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी और बिजनेस भी। पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल इस इंस्टीट्यूशन का बॉस है, लेकिन रियलिटी में वह पूरे पाकिस्तान का रियल बॉस है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि हाल में माइक पोम्पियो की किताब नेवर गिव एन इंच पब्लिश हुई, जिसमें दावा किया गया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद खड़े हुए न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को दूर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के रियल बॉस से बात की थी। आर्मी पाकिस्तान में कोर कैरेक्टर है और उनके देश के सभी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को ऑक्युपाई करती है। वे रेडिकल्स और अल्ट्रा रेडिकल्स के जरिए सोसाइटी को कंट्रोल करती है। मजहब ही सोसाइटी का फ्लक्स है, इसीलिए बड़ी आबादी इस्लाम के बेसिक रूल के रक्षक के तौर पर इस्लामिक क्लरिक्स की ओर देखती है और इसका बड़ा कारण है सरकार, आर्मी और जुडिशरी का करप्ट बिहेवियर। क्या आपको याद है 25 जून 2021 को पाकिस्तान में ट्विटर पर क्या ट्रेंड कर रहा था? हैशटैग तालिबान इज आवर गार्डियन। पाकिस्तान आर्मी वहाँ के बिजनेस और 50 से ज़्यादा कॉमर्शियल एंटिटीज़ को कंट्रोल करती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में ऐसे साइकोलॉजिकल न्यूरॉन्स को काम पर लगा दिया गया है कि पूरा देश केवल आर्मी ही कंट्रोल कर सकती है। फिर इमरान खान इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर क्यों है? क्यों पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो इतना रेलेवेंट हो गया है? आइए समझते हैं। इमरान खान एक ऐसा ऑलराउंडर जिसने 1992 की क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली। 1996 में अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले कैंसर हॉस्पिटल बनाकर अपनी पॉपुलैरिटी को ह्यूमन सेंसिबिलिटीज के साथ जोड़ दिया। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बना, वो भी पूरे 10 सालों तक। और 2009 और 10 के आसपास तब्दीली और करप्शन जैसे मुद्दों से लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहा। जनरल सूजा पासा और जनरल अशफाक परवेज कियानी के साथ मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और फिर क्या, आर्मी और यूथ के अगाटे गठजोड़ से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर अपना दावा मजबूत कर लिया। इस विन विन सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सब कुछ सेम पेज पर था। फिर क्यों आर्मी इमरान खान को घुटनों के बल झुका देना चाहती है और इमरान खान आर्मी के उन सीक्रेट्स को बाहर ला रहा है जो अभी तक अंडर द टेबल थे? पाकिस्तान जहां कुल 4 स्टेट्स हैं, इनमें से एक स्टेट खैबर पख्तूनख्वा में इमरान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ का लंबे समय से शासन है, जहां इस्लामिक क्लरिक्स यानी मौलवी, रेडिकल्स और अल्ट्रा रेडिकल्स का इम्पैक्ट ज़्यादा है। और इसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान की रिलीजियस सोसाइटी से कनेक्ट बनाया और रियासत ए मदीना जैसे स्लोगन्स का यूज किया। अपनी स्पीच को इस्लामिक टच देना, इस्लामिक टीचिंग्स देना और उसके बाद इमरान पाकिस्तान में मौलवियों का भी मौलवी नजर आने लगा। पाकिस्तान में इस्लाम की बात जो चीज़ बेहद पॉपुलर है वो है क्रिकेट, और इमरान खान इन्हीं दोनों का रीपैकेज प्रोडक्ट था। स्ट्रैटेजिक मूव यह था कि इमरान ने जवानी में की गई अपनी तमाम गलतियों और अय्यासियों को गुनाह माना और यूथ को समझाने में कामयाब रहा कि वह कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हर मर्ज की दवा ज़रूर है। एक बड़ी आबादी जो विश्वास करती है कि पाकिस्तान एक बेहद शक्तिशाली देश है और उनकी ISI नंबर 1 है। उन्होंने सोवियत रूस और अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। इसीलिए जब इमरान खान यह बताता है कि पाकिस्तान में महंगाई, विदेशी कर्ज और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का कारण शरीफ और जरदारी का भ्रष्टाचार है, तो पाकिस्तान की बहुतायत आबादी उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगती है और इमरान हर मर्ज की दवा बनकर खुद को पेश करता है। इस नैरेटिव को आर्मी द्वारा भी खूब सपोर्ट किया गया। प्रॉब्लम तब हो गई जब अपने 4 वर्ष के शासन में खान की सरकार ऐसा कुछ डिलीवर नहीं कर पाई जिससे फंडामेंटल चेंज आ सके। विदेशी कर्ज, महंगाई और करप्शन का अनोखा नेक्सस बना रहा। हद तो तब हो गई जब अमेरिका, चीन, सऊदी और यूरोप से रिश्ते खराब करके इमरान ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ धकेल दिया और फिर वो हुआ जिसे सोचने की हिम्मत ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर में नहीं थी। इमरान खान ने अपने वफादार फैज़ हामिद को आर्मी चीफ बनाने के लिए फौज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। फैज़ हामिद उस समय ISI चीफ था।
ये बात उस समय के मिलिट्री बॉस जनरल बाजवा द्वारा वेलकम नहीं किया गया और इसी दौरान आर्मी और इमरान खान के बीच इस जबरदस्त रस्साकसी का हल पार्लियामेंट के जरिए निकालने की कोशिश की गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्री में यह सामान्य प्रोसेस है, परंतु मैंने वीडियो की शुरुआत में ही ये बताया है कि पाकिस्तान अनोखा देश है जहां आर्मी पॉलिटिशियंस को कठपुतलियों की तरह चाहती है। ये एक गलत मूव थी क्योंकि सरकार भले ही बदल गई, एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी शरीफ और जरदारी भुट्टोज कुछ और 14 दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में जरूर कामयाब रहे, लेकिन वे सारी ब्लंडर्स जो इमरान की सरकार ने किए थे वे सभी सिंपल कैलकुलेशन के तहत नई सरकार को ढूंढना था, जिससे महंगाई, विदेशी कर्ज और करप्शन का नेक्सस और बढ़ने वाला था। और इस तरह से नई सरकार पर उन सारी गलतियों का दोष चला गया और इमरान के साथ सहानुभूति की लहर चली गई। इमरान खान ने इसे अमेरिकन साजिश बताया और आर्मी को अमेरिका की गोद में खींचने वाला एक इंस्टीट्यूशन। इसके लिए उसने सहारा लिया एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना का जो उस समय रेलेवेंट थी। दरअसल 15 अगस्त 2021 को अमेरिका ने पूरी तरह अफगानिस्तान को खाली कर दिया और अफगान तालिबान काबुल पर काबिज हो गया। एक इंटरव्यू के दौरान जब इमरान खान से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को कुछ बेसिस प्रोवाइड करेगा जिससे अमेरिका अफगानिस्तान में संभावित आतंकी ठिकानों पर हमला कर सके, जवाब में इमरान खान ने रिपोर्टर को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। और इन्हीं बैकग्राउंड्स के कारण पाकिस्तान में अमेरिकन साजिश वाली थ्योरी को हवा मिली। उसने अपनी अलग अलग रैली में पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये सब पहली बार हो रहा था कि न्यूक्लियर मिसमैनेजमेंट, बांग्लादेश वार, कारगिल जैसे मुद्दों पर पब्लिकली आर्मी के खिलाफ बात हो रही थी। आर्मी का न्यूट्रल्स कहकर मजाक उड़ाया जा रहा था और अंडर द टेबल होने वाली इस बात को इमरान ने सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया था। आर्मी डिफेंसिव होने लगी। पाकिस्तान की आर्मी पहली बार बांग्लादेश से लेकर तमाम मुद्दों पर रिएक्ट कर रही थी। इसी दौरान इमरान खान पर गोली चल गई। ये गोली उसके पक्ष में सहानुभूति की लहर चलाने के लिए काफ़ी थी कि जो कोई भी किया हो, लेकिन नैरेटिव ये बना कि आर्मी ने इमरान खान पर जानलेवा हमला कराया है, जैसा कि बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हो चुका था। इमरान खान की कुछ निजी ऑडियो इंटरनेट पर लीक हो जाती है और वीडियो लीक होने की धमकी दी जाती है। इस ऑडियो ने पहले तो उनके सपोर्टर्स को सख्ती में डाल दिया, लेकिन बाद में ये कहा जाने लगा कि सब लोग उसी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग आर्मी को डिबेट के बीच में लाने लगे और ज़्यादातर ने तो खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ पाकिस्तान की हालत खराब होती चली गई। कर्ज के भंवर में फंसा पाकिस्तान पाई पाई का मोहताज होने लगा। समाज में अफरा तफरी मचने लगी। इधर तालिबान के साथ स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन डिसबैलेंस हो गया और रिश्ते बिगड़ गए। पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अटैक शुरू कर दिया। बॉर्डर पर अफरा तफरी मच गई। तालिबान ने नई सरकार, नया कैबिनेट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी स्टेट के साथ ये खुलेआम जंग का ऐलान था। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के लोग मारे जाने लगे। प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी होने लगे। इकोनॉमी के मोर्चे पर डिफॉल्ट के दरवाजे पर खड़ा पाकिस्तान सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा और पैसा लगा रहा था। और इसी दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये वीडियो वायरल हुआ। वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूं, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कुछ बड़े भाई हैं। और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है। हमारे मामलात, जो माली मामलात जो हैं, आप जानते हैं। आप मुझे $1 अरब और दे दें। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं, मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है। हमारे मामलात, जो माली मामलात जो हैं, आप जानते हैं। आप मुझे
1 अरब डॉलर और दे दें। ये न सिर्फ मोराज को तोड़ देने वाला था बल्कि शर्मिंदगी का कारण भी था। बीते साल ही एक और घटना हुई। भयानक बाढ़ ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया था। लाखों लोग बेघर हो गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया और इसी के साथ नष्ट हो गई थी गेहूं यानी वीट और कुछ जरूरी फसलें। ये एक भयानक आपदा थी। एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर जरूरत से ज्यादा गुरूर करने वाला यह देश पूरी दुनिया में पैसे पैसे के लिए मारा मारा फिर रहा था। इमरान खान के खौफ का ही नतीजा था कि उनके देश की नई सरकार भी इस भयानक आर्थिक हालात में भारत के साथ अपना ट्रेड शुरू नहीं कर पा रही है, जबकि पीपीपी यानी जरदारीज और शरीफ्स को ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है। बावजूद इसके पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानियों को 300 रुपये टमाटर, 200 रुपये प्याज, 250 रुपये आटा खाने को मजबूर कर रही है। मुश्किल आर्थिक हालात पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है और इमरान खान लॉन्ग मार्च और रैलियों में खड़ा होकर पूरी की पूरी सरकार और आर्मी को घुटनों के बल ला चुका है। आज इमरान खान हर सर्वे ओपिनियन में बेहद लोकप्रिय नजर आ रहा है और आर्मी को उसे रोकने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ हो। पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटियल और सिक्योरिटी के हालात जो भी हों, इमरान खान को ये क्रेडिट तो जाता ही है कि उसने पाकिस्तान की सोसाइटी में हिल्लोरें पैदा कर दी हैं। कुछ लोग उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो कुछ लोग उसे सपोर्ट ना करके भी आर्मी के बारे में नई अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। इसके अलावा जो कहीं नहीं है वो भी इस बात को मानता है कि इमरान खान के समय इस स्तर की क्राइसिस नहीं थी। पाकिस्तान के ज़्यादातर युवा अपनी हर मर्ज की दवा उसी इमरान खान में देख रहे हैं जो खुद को हर मर्ज की दवा के रूप में पेश करता आया है। मेरा भी मानना है कि पाकिस्तान का कांड भले ही किसी और ने किया हो, परंतु इमरान खान ने कैटलिस्ट की भूमिका जरूर अदा की है। धन्यवाद।